हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अर्थात परमाणु की संरचना। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं परमाणु मॉडल पढ़ा रहा था आपको। मैंने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ाया था। उसके बाद हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में मैंने आपको ये बताया था कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया वो एक प्रयोग के आधार पर दिया, और उस प्रयोग का नाम था, आपको ध्यान होगा, स्वर्ण पत्ती प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया वो स्वर्ण पत्ती प्रयोग के आधार पर दिया। स्वर्ण पत्ती प्रयोग में क्या करा उसने एक बहुत ही पतली, ठीक है, बहुत ही पतली सोने की पत्ती ली, सोने धातु की, और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। कौन से कणों की? अल्फा कणों की। तो अधिकांश अल्फा कण तो इस सोने की पत्ती में से सीधे गुजर गए। सही है। तो इसने सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार की, और अधिकांश अल्फा कण, ये स्वर्ण पत्ती प्रयोग है, अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पत्ती से सीधे गुजर गए थे। बहुत ही कम, अर्थात कुछ ही अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हो गए थे। जैसे ये अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हो गया है, रास्ता तो इसका ये था पर उससे विचलित हो गया है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विचलित होता है, अर्थात इस सोने की पत्ती से टकरा करके पुनः वापस आ जाता है। सही है। तो हमने ये स्वर्ण पत्ती प्रयोग था रदरफोर्ड का। अब इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले? ठीक है, ये तो स्वर्ण पत्ती प्रयोग था, यहां तक मैं बता चुका था आपको। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्ती प्रयोग में आपको पढ़ा चुका था। अब स्वर्ण पत्ती प्रयोग के क्या पढ़ेंगे हम? निष्कर्ष। तो आज की वीडियो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे स्वर्ण पत्ती प्रयोग के निष्कर्ष। ढंग से समझें। अब पहले समझें, मैं लिखने का टाइम दूंगा, उस समय लिखें। इस प्रयोग के निष्कर्ष। नंबर 1, हाँ, आपको ध्यान होगा, अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए थे। अधिकांश अल्फा कण अपने पथ से विचलित नहीं हुए थे, ऐसे कह लूं। अर्थात परमाणु में अधिकांश भाग कैसा होता है? रिक्त। अरे ये सोने की पत्ती थी, सोने की पत्ती किससे बनी हुई थी? परमाणुओं से है। सोने की पत्ती परमाणुओं से तो बनी है, और अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए। इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली है। तो हम कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। ठीक है। इसी कारण अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण अपने पथ से विचलित नहीं हुए। क्लियर यहां तक? अच्छा, तो अधिकांश बहुत कम अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए। वे कण अपने पथ से विचलित हुए जो नाभिक से टकरा गए। समझ रहे हो? अच्छा, तो हम कह सकते हैं, एक बात और याद रखें, परमाणु के केंद्र में भारी कणों
भारी कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान होगा आपको, इलेक्ट्रॉन तो हल्के कण है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है। तो परमाणु के केंद्र में भारी कणों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से निर्मित केंद्र है। निर्मित भाग है, ऐसे लिख देता हूं कि परमाणु के केंद्र में भारी कणों से निर्मित भाग है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, परमाणु के केंद्र में इसने कहा नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। अब बात को समझो, नाभिक परमाणु की तुलना में काफी छोटा है। ये भी सुन लो, ये सब इस प्रयोग के निष्कर्ष हैं। नाभिक परमाणु से काफी छोटा है, मतलब परमाणु तो काफी बड़ा है और नाभिक काफी छोटा है। काफी छोटा है, इसी कारण कुछ ही अल्फा कण विचलित हुए थे। कुछ ही अल्फा कण विचलित हुए थे। बात को समझ लो खूब ढंग से। अरे जो अल्फा कण नाभिक से टकरा गए वे विचलित हो गए, और कुछ ही अल्फा कण विचलित क्यों हुए? क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है। अधिकांश अल्फा कण तो सीधे गुजर गए, परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली है। कुछ अल्फा कण नाभिक से टकरा गए, वो विचलित हो गए। तो नाभिक बहुत छोटा है। नंबर 4, परमाणु का व्यास। परमाणु की त्रिज्या लिख देता हूं। परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। नहीं, परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर। व नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। लड़का कह रहा है लगभग बराबर ही तो है। अरे नहीं, 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 15 में बहुत अंतर है। 10 की पावर माइनस 15 तो किसकी त्रिज्या है? नाभिक की। ये नाभिक है। और परमाणु की त्रिज्या ये है। परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो एक तरह से सोचो, नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 15 है, इसमें 10 की पावर 5 का गुना होगा तब 10 की पावर माइनस 10 आएगा। सही कह रहा हूं ना? तो मतलब नाभिक की त्रिज्या में 10 की पावर 5, समझ गए? मतलब नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है कौन? परमाणु। नाभिक की त्रिज्या ते परमाणु की त्रिज्या 1 लाख गुना अधिक है। तो समझ लो तुम, नाभिक बहुत छोटा ही तो हुआ। बुद्धि लगा लो खुद की, कितनी लगा सकते हो उतनी बढ़िया रहेगी। क्लियर? अच्छा, अगली बात। तो ये तो अपन को पता चल गया कि नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षा में उपस्थित होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं परमाणु में। नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में उपस्थित होते हैं। वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर, ये सब इसने निष्कर्ष निकाले हैं अपने प्रयोग से। चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, नाभिक
और परमाणु के बीच में, ये बहुत है यहाँ तक है। इतनी बात याद रख लो, इसके निष्कर्ष बहुत है। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं। वीडियो को पोज करो दोस्तों। पोज क्या करोगे, आप तो पोज कर ही नहीं सकते। एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो, समझ में आपके आ गया होगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फटाफट इसको लिख लो। जल्दी लिखो, जल्दी। जल्दी लिखिए। तो ये आपके समझ में आ गया स्वर्ण पत्ती प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल है। इसने परमाणु के बारे में बताया है कि परमाणु कैसा है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर वृत्ताकार कक्षा है, उनमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब बातें इसने बताई है रदरफोर्ड ने। क्लियर। अब इसी में ही आगे एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ये आपका क्लियर समझ में आ गया होगा, लिख लिया ना ये। अब हम बात कर लेते हैं, चलो दोस्तों, दो चीज़ों की, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मिटता ही नहीं है। देखो अब इधर बात करते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग हुई है परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या। एक एक करके पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। द्रव्यमान संख्या, और बहुत काम आएंगी ये दोनों, है। ठीक है, तो एक एक करके प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले परमाणु संख्या की बात करते हैं। तो परमाणु संख्या जो है इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ये याद रखें, परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, एक बात। दूसरी बात, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। कई बार ये नाम भी लिखा हुआ आ सकता है कि परमाणु संख्या को, समझ लो केवल, कई बार परमाणु क्रमांक भी बोल देता है। तो परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। क्लियर। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है। अच्छा, नेक्स्ट बात, परमाणु संख्या होती क्या है? परमाणु संख्या होती है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर कर लो, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, इसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है।
प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। एक बात और सुनो, परमाणु कोई उदासीन है तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं है। परमाणु में प्रोटॉनों पर क्या आवेश होता है? प्लस, है ना, +1 ही तो होता है। और इलेक्ट्रॉनों पर कितना होता है? -1। सापेक्ष आवेश, प्रोटॉनों पर +1, इलेक्ट्रॉनों पर -1। कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। 5 प्रोटॉन है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं एक तरह से उदासीन परमाणु में, अगर परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है। अरे सीधी सी बात है यार, उदासीन परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी ना। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम परमाणु संख्या कह सकते हैं। भाई वैसे तो परमाणु संख्या होती क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ऐसे कह लें हम, है? अरे सही है ना? अरे यार, प्रोटॉनों की संख्या होती है एक ही बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एक ही बात है। परमाणु उदासीन है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? परमाणु संख्या को परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर दर्शाते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लो 20 Ca, तो ये 20 जो है ये Z है। परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर किसको दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या को। तो इसमें जितनी बात बताई है मैं समझ गए होंगे आप। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। उदासीन परमाणु में सीधी सी बात है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या को परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर दर्शाते हैं। तो ये सब बातें आपके क्लियर हो गई होंगी ही। सही है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने परमाणु संख्या के बारे में बताया, जल्दी लिखो। जल्दी, टाइम कम से कम। लिख लो, ये बता देना, मैसेज कर दो ना। हाँ, नोट कर लिया, जल्दी लिखो। लिख लिया होगा यार। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम, ये तो परमाणु संख्या की बात करी, अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या क्या होती है ये समझ गए। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या
अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। ठीक है, पहली बात तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को तो किससे प्रदर्शित किया अपन ने? जेड से, और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अच्छा, है ना। द्रव्यमान संख्या होती क्या है? द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है बताओ मुझे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर वृत्ताकार कक्षा में होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। समझ जाओ, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों की संख्या को जोड़ दें तो वो संख्या आएगी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या एक तरह से हुई प्रोटॉनों की संख्या प्लस द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या बराबर हो गया प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का सिंबल P, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का योग हो गया द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं, ध्यान रखना। न्यूक्लियॉन कहते हैं। अरे यार, नाभिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो कोई पूछ ले न्यूक्लियॉन क्या है? प्रोटॉन में न्यूट्रॉन। अच्छा, एक बात और सुनो, परमाणु में आपको पता है 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है, प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का वजन तो नगण्य है। परमाणु में वजन किसका हुआ फिर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो नाभिक में उपस्थित हैं। तो परमाणु में नाभिक का वजन होता है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। तो हम कह सकते हैं, बात को अगर तुम समझो तो, परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या। अरे इसका मतलब क्या है? जैसे किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या आ रही है 40, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 40 है। और आपको पता ही है प्रोटॉन का भार भी 1 AMU होता है और न्यूट्रॉन का भार भी 1 AMU होता है। तो उस परमाणु का वजन 40 AMU तो होगा, और 40 AMU परमाणु भार हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉनों का वजन तो नगण्य है, ना के बराबर है, 0 है। तो परमाणु भार एक तरह से द्रव्यमान संख्या ही तो हुई। जैसे किसी परमाणु में मान लो 50 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, मतलब परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 50, तो उसका भार 50 AMU है। तो परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या, ये बात भी सही है। क्लियर? अच्छा, इसको दर्शा से कैसे हैं? द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान संख्या को, ठीक है, द्रव्यमान संख्या को परमाणु के प्रतीक के ऊपर बाईं ओर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे वैसे लिख रहा हूं, तो 20 CA 40। तो 20 तो है क्या?
परमाणु क्रमांक, ये परमाणु के नीचे बाईं ओर लिख रही है, और 40 जो है ये द्रव्यमान संख्या है परमाणु के ऊपर बाईं ओर। ठीक है, ये परमाणु का प्रतीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, नोट करो, फटाफट लिखो। जल्दी लिखो। कर लिया? लिख लिया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करोगे? एक दो इस पर, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर। आगे क्वेश्चन देता हूं, चलो, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर डालना है ना, क्या आता है आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन ये है, एल्यूमिनियम परमाणु, कौन सा परमाणु? एल्यूमिनियम, Al परमाणु। क्वेश्चन नंबर 1, एल्यूमिनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है मैंने, देख लो, 27 है, तथा परमाणु क्रमांक 13 है। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या 13 है। तो इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। शुरू हो जाओ, इंतजार काहे का कर रहे हो, करो फटाफट, देखते हैं क्या आता है आंसर। करें? मैं करता हूं, जल्दी करो, जल्दी, मैं आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, चलो मैं करता हूं, आपके इंतजार में तो कहां तक बैठा रहूंगा। द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या दे रखी है 27, तो ये हो गई प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 27 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 13 है। बात को समझ लो खूब ढंग से, परमाणु क्रमांक बराबर 13 बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो आपके पास प्रोटॉनों की संख्या है 13, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 27 माइनस प्रोटॉनों की संख्या, ना हो जाएगी क्या? अरे परमाणु संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या है, परमाणु क्रमांक 13 है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 13 है, तो 27 में से 13 प्रोटॉन है, बाकी 14 न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है, बड़ा सिंपल। अच्छा, इस परमाणु का प्रतीक भी लिखना है, चलो प्रतीक लिखते हैं। एल्यूमिनियम तो ये हो गया प्रतीक, पूरा कंप्लीट प्रतीक। प्रतीक कई बार आधा भी लिखते हैं, परमाणु एल्यूमिनियम का प्रतीक ऐसे भी लिख देते हैं, पर मैं लिख रहा हूं ऐसा प्रतीक जिसमें परमाणु क्रमांक भी दर्शाया गया हो, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी दर्शाई है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 13, ये तो नीचे आएगा। अरे परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या को परमाणु के नीचे बाईं ओर,
द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी 27, ये इसका प्रतीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा इसका परमाणु भार भी बताओ, तब परमाणु भार आएगा लगभग कितना 27 AMU। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है लगभग पर AMU में। नहीं यही बात समझ में आ गई? नोट कर लेना, खुद ही कर लेना। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।